वर्ल्ड कप 2023 जिसके आगाज से सिर्फ एक दिन पहले भारतीय जर्नलिस्ट श्रद्धा उग्रा साहिबा ने अल जजीरा के ऊपर एक आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने जनाब वर्ल्ड कप 2023 जो था उसका कच्चा चटा खोल कर रख दिया और यह कहा कि दिस इज बीजेपीज वर्ल्ड कप, इंडियाज मोदी wields क्रिकेट एज अ पॉलिटिकल वेपन। लेकिन उस वक्त जनाब जो पाकिस्तान और भारत और बाकी दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज थे उन्होंने इनके साथ जनाब जो रजामंदी है वो शो नहीं की और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और आईसीसी जो है वो एक जनाब आजादाना बॉडी है और वो पॉलिटिकल जो बेनिफिट्स हैं वो गेन नहीं करने देगी भारतीय जनता पार्टी को इस वर्ल्ड कप 2023 से। इसके बाद जनाब 10 अक्टूबर को भारत के जो साबिक कप्तान और लेजेंडरी बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि जनाब आईसीसी विल हेल्प इंडिया इन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 बिकॉज आगे डॉट डॉट डॉट। और जब इस पूरी जो उनकी स्टेटमेंट थी इसको रीड अप किया गया तो उन्होंने कहा कि जनाब जो आईसीसी है वो इंडिया को इसलिए हेल्प आउट करेगा इस वर्ल्ड कप में क्योंकि इंडिया जितना आगे जाएगा उतना ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो आईसीसी को मिलेगा। इसीलिए इंडिया जो है वो सहवाग की नजर में वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल जो है वो खेलता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद जनाब भारत और श्रीलंका का मैच होता है। इस मैच के अंदर जिस तरह से भारतीय बॉलर जो हैं वो तबाही फेरते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर से एक स्टेटमेंट आती है और जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं हसन रजा साहब वो जनाब अपने ओपिनियन का इजहार करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से बॉल ने कैरी किया, जिस तरह से सीम मूवमेंट देखने को मिली तो ऐसे लगता है कि शायद जो बॉल है वो दूसरी तरह की भारतीय बॉलर्स को दी जा रही है। लेकिन इसके ऊपर जनाब जो भारतीय क्रिकेट पंडित हैं वो बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि जनाब देखिए भारत के पास होम ग्राउंड का जो एडवांटेज था वो हासिल था और इसी वजह से भारतीय बॉलर्स जो है वो इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्रिक इन्फो के ऊपर एक आर्टिकल जो है वो ट्रेंट बोल्ट के हवाले से छपता है और इसकी जो हेडिंग है वो इंतहाई खतरनाक है। इसमें लिखा जाता है ट्रेंट बोल्ट अ वर्ल्ड कप ग्रेट हु इज नॉट हैविंग अ ग्रेट वर्ल्ड कप। तो फिर मैंने जाके जनाब स्टडी करना शुरू किया। मैंने कहा कि लगता है कि हसन रजा साहब की जो स्टेटमेंट थी उसको कहीं ना कहीं से सेकंड किया जा रहा है क्रिक इन्फो की जानिब से। और जब मैंने पूरा आर्टिकल रीडअप किया उसके बाद थोड़ी बहुत मजीद रिसर्च की तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो मेरे सामने आया और वो बॉल फिक्सिंग से रिलेटेड तो उस तरह से नहीं है और मेरे पास एविडेंस भी नहीं है जिसपे मैं प्रूव कर सकूं कि जनाब इस वर्ल्ड कप में जो भारतीय बॉलर्स थे उनको दूसरी तरह की जो बॉल है वो दी जा रही थी। लेकिन जो स्टडी सामने आई उसके मुताबिक जनाब वर्ल्ड कप 2023 के अंदर फिक्सिंग लाजमी की गई है और ये फिक्सिंग की गई है पिच फिक्सिंग। वो किस तरह से जनाब मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स रख देता हूं। सबसे पहले तो देखें कि पिछले दो वर्ल्ड कप 2015 और 2019 के वर्ल्ड कप का अगर हाईएस्ट विकेट टेकर देखा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क थे और 2019 में मिचेल स्टार्क ने 10 मैचेस खेलकर 27 विकेटें जो हैं वो हासिल की थी और ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड के अंदर हुआ था और इंग्लैंड के अंदर वैसे ही जो सीम बॉलर्स हैं, जो फास्ट बॉलर्स हैं, उनको बड़ी मदद मिलती है और यहां पर 27 विकेटें ट्रेंट बोल्ट और जो मिचेल स्टार्क है उन्होंने हासिल की थी 18.59 की एवरेज के साथ और स्ट्राइक रेट था 20.51। इससे पहले जो वर्ल्ड कप 2015 में खेला गया था उसके स्टैट्स चेक किए जाए, वो वर्ल्ड कप चूंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया था तो इस वर्ल्ड कप में 8 मैचेस ट्रेंट बोल्ट ने खेले, 22 विकेटें उन्होंने हासिल की 10.18 की एवरेज के साथ और स्ट्राइक रेट था 17.40। अब ऑस्ट्रेलियन पिचेस और न्यूजीलैंड की जो पिचेस हैं वहां पर भी फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा मदद जो है वो मिलती है। सो इस वजह से ट्रेंट बोल्ट जो थे वो बड़े जनाब खतरनाक साबित हुए। इसके बाद मिचेल स्टार्क, इसके बाद ट्रेंट बोल्ट की कारकर्दगी को देखा जाए तो ट्रेंट बोल्ट ने 2019 वर्ल्ड कप में 10 मैचेस खेले, 17 विकेटें हासिल की, 28.17 की इनकी एवरेज थी और स्ट्राइक रेट था 34.94 का। इससे पहले जो 2015 में वर्ल्ड कप खेला गया इसमें 9 मैचेस खेलकर ट्रेंट बोल्ट ने 22 विकेटें हासिल की, 16.86 की इनकी एवरेज थी और 23.18 जनाब इनका स्ट्राइक रेट था। लेकिन जैसे ही 2023 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए ट्रेंट बोल्ट आते हैं भारत तो यहां पर इन्होंने अब तक 9 मैचेस खेले। इन 9 मैचेस में सिर्फ 13 विकेटें हासिल की,
32.15 इनकी एवरेज है और 37.38 इनका स्ट्राइक रेट है। और ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले के अंदर सबसे ज्यादा 2015 के बाद विकेटें जो हैं वो हासिल कर चुके हैं। इसके बाद जनाब जो मिचेल स्टार्क का वर्ल्ड कप 2023 देखा जाए तो 8 मैचेस इन्होंने खेले, 10 विकेटें हासिल की 43.90 की एवरेज के साथ और 40.20 जो है वो मिचेल स्टार्क का जनाब स्ट्राइक रेट है। सो इन चीजों ने मुझे वर्ता हैरत में डाला और मैंने जाकर फिर मजीद जो रिसर्च है वो की, तो मेरे सामने एक बड़ा जनाब अच्छा एंगल कह लें या एक अच्छी चीज हाथ में लगी, वो ये थी कि जनाब पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, इन चारों की जो मैचेस जिन स्टेडियम्स पे हुए उनको मैंने स्टडी करना शुरू कर दिया। सो सबसे पहले आप जरा ये तस्वीर देखें, ये ट्रेंट बोल्ट के हवाले से क्रिक इन्फो ने एक ग्राफ शो किया था। इसके अंदर जनाब जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी जो एवरेज पहले पावर प्ले के अंदर थी, सबसे बुरी एवरेज है बेंगलुरु के अंदर 81 की। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पुणे में है 50.80 की, फिर दिल्ली आ जाता है 48.90 की एवरेज है, फिर धर्मशाला आ जाता है, यहां पर एवरेज है 42.81 की, फिर अहमदाबाद आ जाता है, यहां पर एवरेज है 34.66 की, इसके बाद हैदराबाद आ जाता है, यहां पर एवरेज है 31.71 और फिर लखनऊ आ जाता है, यहां पर एवरेज है 28.50, फिर चेन्नई आ जाता है, यहां पर इनिशियल ओवर्स के अंदर जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी एवरेज है 27 की, फिर कोलकाता आ जाता है, यहां पर एवरेज है 26.88 की, जबकि इसके बाद मुंबई आता है, यहां पर जनाब पावर प्ले के अंदर एवरेज है 15.38 की। अब जनाब भारत के मैचेस को देखा जाए और इनकी पिचेस को देखा जाए तो पहला मैच भारत खेलता है ऑस्ट्रेलिया के साथ चेन्नई के अंदर, और इस विकेट को जिस पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच खेला गया था, जो क्रिकेट पंडित हैं वो ये कह रहे थे कि ये टेस्ट मैच की चौथे दिन की विकेट है। स्पिनर्स के लिए इतनी मदद थी इस विकेट के अंदर, और फिर आईसीसी भी मजबूर हुआ और आईसीसी ने कहा कि जनाब ये एक एवरेज विकेट थी, गुड विकेट पर रैंक नहीं किया गया, एवरेज विकेट का जो दर्जा है वो आईसीसी ने चेन्नई की इस विकेट को दिया। इसके बाद अब चूंकि चेन्नई पर क्यों मैच हुआ और स्पिनिंग ट्रैक क्यों बना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेंथ थी वो थे जनाब इनके फास्ट बॉलर्स। इसके बाद अफगानिस्तान के साथ इंडिया ने मैच खेला दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जो पिच थी उसको बेल्टर कहा गया और कहा गया कि समहाउ ये जो फास्ट बॉलर्स हैं इनको असिस्ट करेगी। अब अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है? अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ है जनाब स्पिन डिपार्टमेंट, तभी तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 4 स्पिनर जो थे वो चेन्नई की विकेट पर खिलाए थे। लेकिन यहां पर जनाब जो इंडिया है वो अपना मैच स्केड्यूल करवाता है दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम कहीं और खेले जहां पर थोड़ा सा भी स्पिनिंग ट्रैक मिल गया तो अफगानिस्तान तो हमारी जो धुलाई है वो करके रख देगा, इसलिए जनाब दिल्ली में मैच खेला गया। इसके बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेलता है भारत अहमदाबाद में। इसको 2 पेस्ट पिच का नाम जो है वो क्रिकेट पंडित ने दिया और बाद में आईसीसी ने यहां पर भी इंटरवीन किया और कहा कि जनाब ये अहमदाबाद की जो पिच है ये एवरेज पिच थी। सो अगेन जनाब जो पॉइंट है वो प्रूव होता है कि जो पिच फिक्सिंग है वो भारत की जानिब से इस वर्ल्ड कप में की जा रही थी। इसके बाद बांग्लादेश के साथ भारत मैच खेलता है पुणे के अंदर, और पुणे की ये जो विकेट थी इसमें कहा गया कि ये फास्ट बॉलर्स को असिस्ट करेगी और स्पिनर्स के लिए उतनी मदद नहीं होगी जितनी फास्ट बॉलर्स के लिए होगी। अब बांग्लादेश की जो स्ट्रेंथ है वो तो इनका स्पिन डिपार्टमेंट था, लेकिन जनाब पिच फिक्सिंग की गई भारत की जानिब से और यहां पर जो फास्ट बॉलर्स के लिए फेवरेबल पिच थी वो तैयार की गई। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत जो है वो धर्मशाला में खेलता है। इस पिच के ऊपर जब इनिशियल स्टडी की गई थी और इनिशियल पिच रिपोर्ट आई थी तो यह कहा गया था कि जनाब ये फास्ट बॉलर्स के लिए फेवरेट होगी और स्पिनर्स के लिए उतनी मददगार नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैच जो है वो अपने लेटर स्टेजेस में जाता है तो स्पिनर्स को भी यहां पर मदद मिली और यहीं पर मोहम्मद शामी जो है उन्होंने 5 विकेटें जनाब हासिल की थी। अब इन 5 विकेटों को अगर आप डायसेक्ट करें तो 3 विकेटें जो हैं वो जेन्युइन बैट्समैन जो हैं उनकी मोहम्मद शामी ने हासिल की थी और 2 तो जनाब उनमें सेट बैट्समैन थे, एक जनाब रचिन रविंद्रा थे और एक जनाब डैरल मिचेल थे। अब डैरल मिचेल की जो विकेट है वो आखिरी ओवर के अंदर जाकर आती है जहां पर जनाब जो बैट्समैन है उसने स्ट्राइक करना होता है, जबकि इसके अलावा जो बाकी 2 विकेटें थी उनमें एक मिचेल सेटनर की विकेट थी और एक मैट हेनरी की विकेट थी। सो दैट मींस के यहां पर धर्मशाला में जो विकेट है वो स्पिनर्स के लिए तैयार की गई, लेकिन जो कवर था वो जब हटता है और जब
यहां पर खेल खेला जाता है तो ऐसा लगता है कि जनाब ये भी टू पेस पिच है, और यहां पर शामी ने 5 विकेटें हासिल की थी। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ जो भारत है वो लखनऊ में खेलता है, और ये जनाब पहली मुश्किल विकेट थी जो भारत को मिली थी। यहां पर भारत जो है वो 229 रन के ऊपर ऑल टीम आउट हो जाती है, और बाद में इंग्लैंड जनाब बैटिंग के लिए आता है, तो इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं वो भी भारत को उस तरह से खेल नहीं पाते, और इंग्लैंड तो पूरे वर्ल्ड कप में ही जनाब जो इनकी शानदार फॉर्म थी वो पता नहीं कहां पर गायब हो चुकी थी, और आखिरी मैच में पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा से इंग्लैंड जो है वो फॉर्म में आ गया। इसके बाद मुंबई में इंडिया खेलता है, जहां पर इस वर्ल्ड कप में जो पावर प्ले का सबसे कम एवरेज है वो जनाब मुंबई के अंदर है, 15.38 की एवरेज है। अब श्रीलंका की स्ट्रेंथ क्या है? फास्ट बॉलर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, स्पिनर्स थे इनके इस वर्ल्ड कप के आगाज से पहले स्ट्रेंथ, लेकिन जो इस वर्ल्ड कप में जनाब दूसरी सबसे स्पिनर्स के हवाले से गंदी टीम समझी गई वो श्रीलंका था, और श्रीलंका को भी ऐसी विकेट्स दे गई जो फास्ट बॉलर्स के लिए फेवरेट थी, और भारत ने यहां पर जनाब श्रीलंका को एक तारीखी जो शिकस्त है वो दी थी। इसके बाद कोलकाता में आज एक कोलकाता की एक ब्लैक पिच है, एक रेड सॉइल की पिच है, लेकिन साउथ अफ्रीका की जो स्ट्रेंथ है वो है जनाब इनके फास्ट बॉलर्स है, लेकिन भारत जो है वो साउथ अफ्रीका को खिलाता है टर्निंग पिच पर, जहां पर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव जो हैं वो तबाही मचा कर रख देते हैं। सो इस तरह से जनाब जो इंडिया है उसने हर मुमकिन कोशिश की और पिच फिक्सिंग की। इसके बाद बेंगलुरु, जहां पर अभी भारत का जो मैच है वो खेला गया, अब नेदरलैंड के खिलाफ यहां पर मैच रख लिया, क्योंकि आपको पता है कि आपने मारना ही मारना है। तो इतनी तगड़ी टीम के साथ इतनी मुश्किल विकेट के ऊपर भारत बेंगलुरु के अंदर क्यों खेल रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और आईसीसी जनाब यहां पर एक खामोश करता धरता जो है वो बनकर बैठा हुआ है। इसके बाद आ जाए पाकिस्तान के वेन्यूज। पाकिस्तान को पहला मैच नेदरलैंड के खिलाफ खिलाया गया हैदराबाद में, और इस पिच के ऊपर जो इनिशियल रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक ये स्पिनर्स को मदद करेगी और फास्ट बॉलर्स के लिए उतनी हेल्पफुल नहीं होगी। इसके बाद पाकिस्तान यहीं पर अपना दूसरा मैच खेलता है श्रीलंका के खिलाफ। ड्राई विकेट के ऊपर पाकिस्तान को खिलाया गया था, क्योंकि भारत ये समझता था कि अगर पाकिस्तान को ड्राई विकेट के ऊपर खिलाया जाए तो पाकिस्तान जो है वो जनाब यहां पर पजल हो जाएगा। लेकिन वो एक हिस्टोरिक डे था, पाकिस्तान ने दुनिया क्रिकेट की तारीख का जो सबसे जनाब हाईएस्ट चेज था वो किया, और इस तरह से तारीख को रीराइट किया। इसके बाद इंडिया वाली पिच, इंडिया और पाकिस्तान का मैच के बारे में मैं बता चुका हूं कि आईसीसी ने इस पिच को जनाब एवरेज रैंक किया था। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भूखे शेर हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान को बेंगलुरु में खिला दिया गया और बेल्टर विकेट के ऊपर खिलाया गया। फिर अफगानिस्तान स्पिनर्स के शेर, यहां पर जनाब जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की पिच इस्तेमाल की गई थी वही पिच जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मैच में इस्तेमाल की गई, और अफगानिस्तान 4 स्पिनर्स के साथ जाता है, और यहां पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आउट शाइन करके रख दिया था। इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगेन पाकिस्तान चेन्नई में खेलता है, और इंटरेस्टिंगली यहां पर जो विकेट है वो फास्ट बॉलर्स को असिस्ट करती है, तभी तो जो जनाब कुर्जी है उन्होंने बड़ा अच्छा बाउंस जो है वो इस विकेट से हासिल किया था। इसके बाद पाकिस्तान खेलता है कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ। स्पिनिंग ट्रैक था, लेकिन पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी कि बॉल जो है वो बाद में रिवर्स स्विंग होना शुरू हुई, और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, और ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी ने भी विकेटें निकाली। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ अगेन पाकिस्तान को बेंगलुरु में खिला दिया, जो कि एक बेल्टर ट्रैक था। न्यूजीलैंड ने 401 रन जो है वो यहां पर स्कोर किए थे, और इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को कोलकाता में खिलाया गया, और अगेन ये विकेट जो थी ये स्पिनर्स के लिए ज्यादा साजगार थी बानिस्बत फास्ट बॉलर्स, और यहां पर आदिल राशिद और मोइन अली जो हैं जो पूरे वर्ल्ड कप में जनाब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, उनकी बॉल कल किस तरह से ग्रिप हो रही थी, उनको टर्न मिल रहा था, यह भी बता रहा है कि जनाब पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से जो साजिश है वो की गई थी। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के बाद जो ज्यादती की गई थी वो ऑस्ट्रेलिया के साथ की गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया लकी रहा। ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर भी अच्छा था, एडम जंपा, ऑस्ट्रेलिया के पास फास्ट बॉलर भी अच्छे थे। सो जनाब इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया पहला मैच खेलता है चेन्नई में, स्पिनिंग ट्रैक। फिर लखनऊ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, यहां पर जनाब फास्ट बॉलर्स के लिए फेवरेबल पिच होती है। फिर लखनऊ में श्रीलंका के खिलाफ, यहां पर जनाब इवन पिच जो है वो रेट की जा सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु में, फिर नेदरलैंड के खिलाफ दिल्ली में जो कि बेल्टर पिच थी, फिर धर्मशाला। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको असिस्ट कर रही थी। फिर इंग्लैंड के खिलाफ जनाब जो मैच है वो अहमदाबाद में खिलवाया गया, और अहमदाबाद की तो वैसे ही हाई स्कोरिंग पिच जो है वो मानी जा रही है। और
अफगानिस्तान के खिलाफ मुंबई में खिलाया गया और मुंबई में जनाब जो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि जो विकेट थी वो उतनी अच्छी फास्ट बॉलर्स के लिए तैयार नहीं की गई थी, लेकिन जनाब समहाउ जो मैक्सवेल हैं उन्होंने आउट क्लास करके रख दिया था अफगानिस्तान को। फिर पुणे में खिलाया गया बांग्लादेश के खिलाफ। और इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेला, जो कि फास्ट बॉलर्स के लिए फेवरेबल नहीं था। फिर हैदराबाद में समहाउ फास्ट बॉलर्स के लिए फेवरेबल था। फिर बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में स्पिनिंग ट्रैक, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में स्पिनिंग ट्रैक, फिर इंडिया के खिलाफ धर्मशाला में जो न्यूजीलैंड है वो खेलता है। यहां पर जनाब जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए समहाउ फास्ट फेवरेबल थी, लेकिन स्पिनर्स के लिए भी उतनी ही जनाब ये विकेट जो है वो फेवरेबल थी। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला में जनाब जो मैच है वो न्यूजीलैंड खेलता है और बेल्टर टाइप पिच थी, लेकिन फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ इस विकेट के अंदर जरूर मौजूद था। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पुणे में, और यहां पर अगेन जो पिच है वो जो स्ट्रेंथ थी उसके खिलाफ बनाई गई। फिर जनाब बेंगलुरु में पाकिस्तान के खिलाफ बेल्टर विकेट, और श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु में बारिश ना आती तो चीजें यहां पर न्यूजीलैंड के लिए भी खराब हो सकती थी। सो जनाब इस तरह से इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर एक जो साजिश है वो रची गई है। और पिच फिक्सिंग, आप बॉल फिक्सिंग को माने या ना माने, हालांकि उसके लिए भी कुछ एविडेंस जो हैं वो फ्यूचर में जाकर सामने आएंगे जब चीजें थोड़ी सी खुलेंगी, लेकिन अभी तक के लिए यह कहा जा सकता है कि भारत ने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जनाब जो पिच फिक्सिंग है वो जरूर की। और आईसीसी का इवेंट होने के बावजूद जो भारत के लिए फेवरेबल पिचेस हैं वो तैयार की गई, ना कि न्यूट्रल पिचेस जो हैं वो तैयार की गई थी। और बाकी वर्ल्ड कप में देखा जाए तो पिचेस जो हैं वो न्यूट्रल तैयार की जाती हैं ताकि बैट एंड बॉल के दरमियान जो गैप है वो ज्यादा ना बढ़े और होम टीम को उतना एडवांटेज ना मिले जितना जनाब जो होम टीम है वो गेन करना चाहती है। क्राउड का एडवांटेज जनाब होम टीम को मिल सकता है, लेकिन विकेट के ऊपर जो असिस्टेंस है वो दोनों टीमों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और भारत के सिनेरियो में देखा जाए तो पाकिस्तान की जो कमजोरी थी, पाकिस्तान को उन विकेटों पर खिलाया गया, और भारत की जो जनाब स्ट्रेंथ थी उन विकेटों के ऊपर भारत को खिलवाया गया। इस तरह से भारत जनाब इस वर्ल्ड कप में तबाही मचा रहा है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल खेले बगैर जनाब पाकिस्तान वापस तकरीबन पहुंच चुका है। दुबई के अंदर खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान के अंदर भी आना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान के स्पिनर्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी जनाब पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2023 में जो सफर इतनी जल्दी खत्म हुआ है उसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वो किस तरह से, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करता हूं। बहरहाल दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।